नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, करंट अफेयर की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैव विविधता की जो है 22 मई को हम सभी ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यह दिन मनुष्य के लिए पानी, भोजन, दवाएं एवं कपड़े, ईंधन, आश्रय एवं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में प्राकृतिक दुनिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। जैव विविधता से आप एक लाइन ऐसा समझिए कि जैव विविधता यानी जैव और विविधता, जीवों की विविधता, कितनी अधिक जीवों की विविधता हो सकती है, कि जीवन की कितनी विविधताएं हो सकती हैं, उस पर जोर देना, उसका आगे बढ़ावा देना, उसको उसके प्रति जागरूक करना कि कितनी विविधताएं हमारे साथ हो सकती हैं और उसको आगे जो भी नियम होंगे उसको पालन करना, हर लोगों के प्रति, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ये जागरूकता जा सके कि जो है जैव विविधता को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसको कैसे नियमित रूप से उसको आगे प्रोत्साहित किया जाए। तो उसी का जो है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं और उसका कुछ विषय या थीम भी रखा होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। यह हमारी जैविक संपदा की सुरक्षा, सम्मान एवं मरम्मत के लिए लोगों और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है। चलिए, 2024 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय क्या है देख लेते हैं। 2024 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय जो है योजना का हिस्सा बने। क्या है भाई इसका जो विषय है 2024 का, जो 22 मई को जो हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 24 का थीम जो है योजना का हिस्सा बने। चलिए, इस साल का विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दुनिया भर में जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उलटने और कुनमिंग, इसको स्पेशल याद रखें। कुनमिंग जो मॉन्टियल जो है वैश्विक जैव विविधता के ढांचे का कार्यान्वयन और समर्थन का आह्वान करता है। ये जो विषय है योजना का हिस्सा बने। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो है ये एक ढांचा है। किसके लिए ढांचा है? जैव विविधता के लिए एक ढांचा बनाया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है, यह संधि है। जैव विविधता के लिए कुछ नियम कानून इसके अंदर दिए गए हैं, उसका पालन करना हमको अनिवार्य रूप से होता है। तो उसका ही जो है हिस्सा बने और उसको आगे बढ़ाते हुए ले जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन मर्यादा। चलिए, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। चलिए, कौन सी ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? तीर्थयात्रियों में तीर्थ स्थलों की पवित्रता का सम्मान करना, उस जो स्थान है उसका सम्मान करना का आग्रह किया जाता है। पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काट रही है और मामले दर्ज कर रही है। ठीक है, कोई भी उल्लंघन करने पर, अगर कोई उल्लंघन करता है उनके नियमों का, उनके कानूनों का, तो वहाँ जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। और जैसे बहुत सारी चीज़ें, खच्चर वगैरह करना, ऊपर जाने के लिए खच्चर करते हैं, तो उनकी जो व्यवस्था है अगर कोई उधर उधर होती है तो वहाँ पर चालान काटे जाएंगे। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मर्यादा। चलिए, यह देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा को बनाए रखने और तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने का पहल हिस्सा है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन मर्यादा। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला है अमेरिका, दूसरा चाइना, जापान, रूस। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर किसी को आंसर पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है जापान। जापान इसका आंसर है जिसने 6G डिवाइस जो है लॉन्च कर दी है। आगे देखते हैं, जापान ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है और यह 5G से 20 गुना ज़्यादा तेज है। ये 5G से 6G जो है वो 20 गुना ज़्यादा तेज गति से काम कर सकता है। और भाई 6G की जो गति है वो हम देख लेते हैं, 100 गीगाबिट प्रति सेकंड जो है 6G डिवाइस है उसकी गति होगी और ये उस गति से डेटा संचरित कर सकता है। वर्तमान में 5G की सैद्धांतिक अधिकतम गति 10 गीगा बिट प्रति सेकंड है। अब ये जो 5G की बात चल रही है कितनी कम है, देखिए 6G की 100 गीगा बिट प्रति सेकंड है और जो 5G की है 10 गीगा बिट प्रति सेकंड है। तो ये कितनी कम है। चलिए, तो जापान जो है उसकी राजधानी देख लेते हैं, क्या है भाई? टोक्यो। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फुमियो किशिदा। और मुद्रा क्या है? जापानी येन जापान की मुद्रा है। चलिए, अब जो है आगे पढ़ते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। क्या है भाई, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर मैं बताऊंगी नहीं, और आपको हालांकि मैं पेज पलटूंगी तो आपको दिख जाएगा, पर फिर भी आप अपनी ईमानदारी से इसका रिवीजन टाइप मान लीजिए और इसका आंसर दें। क्या है, जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल की इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस और जर्मनी। बताइए इसका आंसर, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए अगला क्या है भाई, किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, जॉर्जी गॉडिस डिनोव, और दूसरा ऑप्शन है प्रभा वर्मा, तीसरा ऑप्शन है एम कृष्णा, चौथा ऑप्शन है रश्मिकन ब्रॉन्ड। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? इसका जो आंसर है रश्मिकी ब्रॉन्ड। इनको जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला है। इनके बारे में देखते हैं। रश्मिक ब्रॉन्ड साहित्य अकादमी फेलो पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक, ये कौन है भाई? अंग्रेजी लेखक हैं रश्मिक ब्रॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास, बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, लघु कथाएं लिखी हैं, बच्चों के ऊपर कुछ साहित्य लिखे हैं, जो है भाई कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो इसके लिए, और ये अंग्रेजी में लिखी गई हैं क्योंकि ये अंग्रेजी के लेखक हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में इनको प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो उनको 2012 में प्राप्त हुआ। पद्मश्री 1999 इनको प्राप्त 99 में इनको प्राप्त हुआ। पद्म भूषण जो है 2019 में इनको ये प्राप्त हुआ। 4 पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हो चुके हैं। इनकी उल्लेखनीय कृतियां कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। ब्रैग्रेंट्स इन द वैली, अब हम, ये तो पहली हो गई। दूसरा का नाम क्या है? एंग्री रिवर, ये दूसरी कृति है। और जो तीसरी है टू मच थ्रियोवल, जो है इनकी तीसरी कृति है। ये जो कृतियां हैं इनकी प्रख्यात कृति हैं, और इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है, और इनको 4 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फोन पे भारत के किस पड़ोसी देश में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। बताइए किस देश के जो है अपने भारत के फोन पे ने किस देश के साथ समझौता किया है? और ये ऑप्शन है आपके सामने, और इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका इसका आंसर है। भारत ने श्रीलंका के साथ ये समझौता किया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई? कोलंबो। और दूसरी राजधानी क्या है? वर्धनेपुरा कोट्टे, जो है उसकी दूसरी राजधानी है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? नालिल विक्रम सिंधे। नालिल विक्रम सिंधे जो है इनके राष्ट्रपति का नाम है। प्रधानमंत्री श्रीलंका के कौन है भाई? दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका और भारत के कुछ अभ्यास है, जैसे अभ्यास, सैन्य अभ्यास बोलते हैं, वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। इनको स्पेशल याद रखें। पहले का नाम है मित्र शक्ति, दूसरे का नाम है सिलीनेक्स। क्या है भाई? सिलीनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले अभ्यास का नाम है, मित्र शक्ति और श्रीलेक्स। चलिए छठवां क्वेश्चन है, नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, अमित क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन है अक्षता कृष्णमूर्ति, तीसरा ऑप्शन है डेविड शाल्यवागिनी, चौथा ऑप्शन है अजय बंगा। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है भाई डेविड साल्विगनी, जो है बागनी जो है इनका आंसर है। जो है नासा ने इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं, नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, वो भी कहाँ की? अमेरिका की। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नासा ने जो डेविस साल्वगिनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख की नियुक्ति की है, नए प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। नासा के मुताबिक यह है भूमिका मुख्य डेटा अधिकारी। ये जो किस भूमिका में है भाई? मुख्य डेटा अधिकारी के रूप में ये नियुक्त हुए हैं, के रूप में साल्वगिनी के की वर्तमान भूमिका का विस्तार किया गया है। डेविस साल्वगिनी ने 21 वर्षों तक वायुसेना में अपनी सेवा दी। ये पहले वायुसेना में थे, और जो है मई 2005 से संचार एवं कंप्यूटर सिस्टम अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये 2000 पहले तो वायुसेना में थे, फिर 2005 से संचार एवं कंप्यूटर व्यवस्था में ये इन्होंने अपना योगदान दिया। चलिए अब जो है नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष क्या है? बिल नेशनल जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्वेटिक
ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका आंसर हाईलाइट हो रहा है, सभी को पता है, तो फिर वही इसका आंसर जो है भूटान। क्या है? वही वर्ल्ड एक्वेटिक जो है उसने एक सबसे बड़ा जो पूल खोला है वो कौन से देश ने खोला है? भूटान में, और ये बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर खोला गया है और भूटान देश के द्वारा ये खोला गया है। चलिए, वर्ल्ड एक्वेटिक ने भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है। ये प्रतियोगिताएं यहाँ पे इस पूल में होंगी और ये सबसे बड़ा होगा जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, जल में कोई प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसको खेलों को बढ़ावा देगा। जल में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको ये बढ़ावा देने के लिए भूटान देश ने एक पहल शुरू की है। चलिए, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू जो है इसकी राजधानी है, और इसके राजा का नाम क्या है? जिम्पे शेखर नामग्याल वांगचुक जो है इनके जो है राजा है, और इसकी मुद्रा क्या है? भूटानी नगुल ट्रम, भारतीय रुपया इसकी मुद्राएं हैं। आधिकारिक जो भाषा है उसका नाम, वो कौन सी भाषा है? जोंगखा। क्या है? जोंगखा जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड और राजस्थान। बताइए क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन जो है अपन ने क्या एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसकी डिटेलिंग में एक लाइन आई थी, कमला बेनीवाल, उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि गुजरात की राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं कमला बेनीवाल, और उनका जो है निधन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमला बेनीवाल जिनका निधन हो गया है वो किस रास्ते से संबंधित हैं? और इनका जो आंसर है वो है राजस्थान। ये राजस्थान से संबंधित है कमला बेनीवाल, इनका निधन हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं, राजस्थान की पहली महिला मंत्री जो है कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गुजरात की पूर्व राज्यपाल, हमने पढ़ा भी कि कमला बेनीवाल का जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है, क्योंकि ये राजस्थान से थी इसलिए राजस्थान में जयपुर में एडमिट थी, वहां पे उनका निधन हो गया। गुजरात के अलावा इन्होंने त्रिपुरा एवं मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, पहले तो अब इनका निधन हो गया। इन्होंने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। ये कितनी प्रतिभावान होंगी कि इन्होंने कितने बड़े बड़े पद संभाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी ये रह चुकी है। उनका जन्म जो है 1927 में झुंझुनू जिले के गौरेर गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। ये जाट परिवार से थी, झुंझुनू जिले में इनका जन्म हुआ था 1927 में। 1952 में वे पहली राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनी थी। 1952 में ये राजस्थान विधानसभा की पहली सदस्य बनी थी कमला बेनीवाल। चलिए, अब राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान की जो है राजधानी वो जयपुर है। मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा जी, और राज्यपाल है कलराज मिश्र। नेशनल पार्क देख लेते हैं, रणथंबोर, केवला देव, ये नेशनल पार्क है, इनको स्पेशल लिखें। ठीक है, ये बहुत सहूलियत हो जाएगी आपके लिए कि यहाँ पे इकट्ठे आपको ये सब चीजें दी गई हैं, टुकड़े टुकड़ों में करके ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी भाई राजस्थान में है। झील कौन कौन सी? पुष्कर, पिछोला, जयसमंद और फतेह सागर जो है वहाँ की झील है। चलिए, प्रमुख बांध देख लेते हैं राजस्थान के, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और लोक नृत्य कौन सा है भाई? घूमर, इसका लोक नृत्य राजस्थान का है। चलिए, नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2024 में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसके ऑप्शन जो है वो है 10, 12, 15, 17। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है 10 जो है इस पुरस्कार से सम्मानित होंगे 2024 में। लच्छू महाराज जो पुरस्कार है वो संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह जो है वो 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। 2024 मतलब अगस्त में, ये 31 अगस्त को ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये आयोजित होगा, जहां पुरस्कार सबको दिए जाएंगे। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू जो है महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार
2014 के बाद नहीं दिया गया, 2014 के बाद ये नहीं दिया गया था किसी भी परिस्थिति के कारण। तो हम आगे देखते हैं, इसलिए इस बार एक साथ 10 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। सिर्फ कोविड के कारण 2020 विजेताओं की घोषणा नहीं की गई थी, 2014 से इसकी घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए अब जो दिए जा रहे हैं तो वो 10 लोगों के लिए इकट्ठे नाम दे दिए गए हैं। और 2020 का जो विजेता है उसका कोविड के कारण वहाँ पर नाम नहीं दिया गया था और अभी भी नहीं दिया गया है, भविष्य में दिया जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हो गई थी, इसलिए तब से ही ये जो पुरस्कार है वो नहीं दिया गया था। अब इकट्ठे 10 लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है, लच्छू महाराज जो है पुरस्कार। चलिए, ये कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन है भाई? उमा शंकर 2015 में इनको मिला भाई, इनको मतलब इनको नाम दिया गया है उमा शंकर को। रमा बैद्यनाथ उनको 2016 के लिए दिया गया। उमा डोगरा जो है 2017, हेमा मालिनी 2018 के लिए दिया गया। संध्या पुरीचा जो है 2018 के लिए नामांकित हुई हैं। शायरा बानो जो है 2019 के लिए, डॉक्टर मालविका मित्रा जो है 2021 के लिए, और प्राची साहब जो है 2022 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य 2023 के लिए, पंडित राजेंद्र गंगनी जो है 2024 के लिए इनको नामांकित किया गया है लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। अगस्त 2024 में इनको सम्मानित किया जाएगा उत्तर लखनऊ प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये आयोजित होगा और वहां पे इनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए, 10वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी टाइम की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 जो है वो कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ये जो है टाइम की जो है विश्व की शीर्ष एडटेक जो कंपनी है वो एक रैंकिंग निकाली थी, उसमें शीर्ष किसको, शीर्ष या फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन जो है आपके सामने, अन अकेडमी दूसरा ऑप्शन है, एमेरेटस और तीसरी ऑप्शन है CSK और डी ऑप्शन है ओपन AI। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? और इसका जो आंसर है एमेरेटस जो है ये कंपनी शीर्ष पर रही और ये भारत की कंपनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये भारत की कंपनी और शीर्ष पर रही है। टाइम मैगजीन ने विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों 2024 की रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में दुनिया भर की 250 एडी टीच कंपनियां शामिल हैं, मतलब टीचिंग से संबंधित जो कंपनियां हैं वो शामिल हैं 250 दुनिया भर की। ठीक है, इसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनी फर्म है, 15 भारतीय कंपनी इसमें अपनी रैंकिंग बना चुकी हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर पर जो हमारे भारत ने रैंकिंग प्राप्त की है वो कौन सी कंपनी ने किया है? एमिरेटस जो है वो भारत की फर्स्ट शीर्ष पर रहने वाली इस रैंकिंग में कंपनी है। और 26वां स्थान मीको कंपनी ने, भारत की ही कंपनी है, 26वां स्थान प्राप्त किया। 54वां स्थान जो प्राप्त किया अन अकेडमी, आप सभी जानते होंगे ये भी भारत की है, ये 54वां स्थान इसने प्राप्त किया है। अब भाई आगे देखते हैं, दो भारतीय कंपनियों स्केलर एकेडमी, पहली कौन सी है भाई? स्केलर एकेडमी, और दूसरी है यूपीएस लर्निंग। क्या है भाई? यूपीएस जो लर्निंग है वो दूसरी कंपनी है को टाइम द वर्ल्ड टॉप एडी टीच राइजिंग स्टार ऑफ 2024 की सूची में जगह मिल गई है। इनको कौन सा टैग प्राप्त हुआ है? इन दोनों भारत की दो कंपनियां, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? स्किलर एकेडमी और दूसरी कंपनी है यूपीएस लर्निंग। इनको जो है एक टैग प्राप्त हुआ है, क्या है? द वर्ल्ड टॉप एडी टीचिंग राइजिंग स्टार ऑफ द 24 की सूची में इन दोनों को जगह मिली है। ये दोनों भारत से संबंधित हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अब मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ। राधे राधे।